मेरे 2 फ्लैट्स है पुणे में, 1 बेड। क्या आपका फ्यूचर का प्लान इमीडिएट फैमिली के लिए एक घर खरीदना है या आप इसी घर में अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं? एक तो शॉर्ट टर्म गोल है कि एक और 1 बेड अपार्टमेंट ले लूं 50 लाख का। नेक्स्ट 4 to 5 इयर्स में एक घर लेना है पुणे में, ताकि डॉटर के लिए छुआ सके। आपको रियल एस्टेट का बड़ा शौक है? वही आपका ओपिनियन जानना था, क्या से रहेगा। मैं आपको पक्का से अपना एक ओपिनियन दूंगा, बहुत अच्छे से दूंगा। इस हफ्ते के मनी मैटर्स एपिसोड में हमारे साथ है राहुल, महाराष्ट्र से। वेलकम राहुल। थैंक यू अंकुर। बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करके। तो आप थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से कॉल कर रहे हैं अभी? मैं महाराष्ट्र से कॉल कर रहा हूँ। मेरा टाउन है कन्नड़, वो छत्रपति संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके। और मैं पेरेंट्स के साथ रहता हूँ यहाँ पे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और वहाँ आप क्या करते हैं? पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं? मैं आईटी में हूँ लास्ट 10 ईयर्स से। सो आई एम अ फ्रीलांस वर्डप्रेस डेवलपर। अरे वाह, वेरी नाइस। फ्रीलांस डेवलपर, बहुत बढ़िया। तो आपने अभी आप फ्रीलांसिंग करी है कि शुरू से ही आप फ्रीलांसिंग करते आए हैं? पहले 3-4 साल मैंने जॉब किया पुणे में। अच्छा। एंड आफ्टर दैट वर्क फ्रॉम होम, मतलब पूरा फ्रीलांसिंग नहीं है, एज अ कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर काम करता हूँ मैं। ओके, गॉट इट। पर यह है कि आपका अपना आवर्स है, आप पूरा वर्क फ्रॉम होम करते हैं एंड एक डेडिकेटेड किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं। यस, करेक्ट। लवली, बहुत बढ़िया। तो इसमें यूजुअली सेट आवर्स होते हैं राहुल, कि आप अपना टाइम फ्लेक्सिबल लॉग इन लॉग आउट कर सकते हैं? मोस्टली फ्लेक्सिबल ही है, बस मतलब 2-4 घंटे का ओवरलैप है इवनिंग के टाइम में। ओके, लवली। एंड ये इंटरनेशनल क्लाइंट है? ये इंटरनेशनल है। ओह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया यार। मेरे को बड़ा मजा आता है फ्रीलांसर से काम और बात करके, क्योंकि इट्स सच अ डिफरेंट थिंग ना। मुझे नहीं पता कि आपके माँ बाप ने क्या काम किया अपने लाइफ में, बट अगर नॉर्मल जैसे हम सब के माँ बाप थे कि 30, 40, 50 साल नौकरी, बहुत मेहनत, बहुत ये, तो उनको ना फ्रीलांसिंग चमकता ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि अरे घर पे बैठे हुए कुछ भी लैपटॉप के सामने करते रहते हैं, ऐसे कैसे चलता है, क्या रहता है। और दुनिया कितनी बदल गई है। Did you have to convince your parents कि मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, कि वो समझ गए थे आसानी से? उनके लिए तो ये जॉब भी है, बस वर्क फ्रॉम होम है, इसलिए कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत बढ़िया यार, ये बहुत सही है। एंड आपके परिवार में कौन कौन है राहुल? मेरे परिवार में पापा, मम्मी, वाइफ, एक डॉटर है 3 year old की, और एक भाई है और एक बहन है, वो मेरे से छोटे हैं। ओह वंडरफुल। और वो भाई बहन भी आपके साथ ही रहते हैं? नहीं, वो पुणे में रहते हैं। वो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है उनका, तो ओके, बन रहे हैं। लवली, बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो आपकी वाइफ है एंड आपकी 3 साल की बेटी है, एंड इट्स लवली, बहुत सही। तो आप बताइए, जब आपने ये मनी मैटर्स का फॉर्म भरा था राहुल, तो किसी ऑब्जेक्टिव से ही भरा होगा। क्या था वो ऑब्जेक्टिव? कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं? क्या है आपकी कहानी जहां आप कुछ हमारा व्यूज चाहते हैं? तो एक मनी डिसिप्लिन, ओके, एक इन्वेस्टमेंट का एक डिसिप्लिन नहीं मुझ में, वो जानना था। एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट वर्सेस मतलब अभी म्यूचुअल फंड, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, तो वो कौन सा अच्छा रहेगा और कितना परसेंटेज में अच्छा रहेगा। ठीक है। कौन था रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर्पस से, या खुद के उसका मतलब कितना हम डिवाइड कर सकते हैं फंड को। और सबसे इम्पोर्टेंट था म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और एक ऐड था कि रिटायरमेंट का, आई वाज थिंकिंग लाइक मैं 40 साल तक एक रिटायरमेंट ले लूं। ओके, ठीक है, बढ़िया। ओके, तो मोटा मोटा ये है कि आप 40 साल तक आइडियली रिटायर करना चाहते हैं, एंड उसके लिए कैसे प्लानिंग करें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं, रियल एस्टेट कर सकते हैं। तो उसके बारे में कैसे सोचें, कैसे रेगुलर हो अपनी इन्वेस्टिंग को लेके, पैसे को लेके डिसिप्लिन हो। दैट्स द लार्जर पर्पस, करेक्ट? ठीक है, परफेक्ट। आपकी उम्र कितनी है अभी राहुल? 32। ओके, हम इसके बारे में पूरा जानना और समझने की कोशिश करेंगे, एंड उसके लिए थोड़े से मुझे फाइनेंशियल्स चाहिए होंगे, तो जल्द से जल्द उसके अंदर घुसते हैं। मैं एक एक्सेल शीट पे ये सारी चीजें नोट कर रहा हूँ राहुल। जब ये कॉल खत्म हो जाएगी
मैं ये एक्सेल शीट आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप इसको पर्सनली भी यूज कर पाए। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। एक सवाल शुरू करने से पहले, क्या आपकी वाइफ भी काम कर रही है राहुल? ये फैन। अच्छा ठीक है, तो क्या आप उनकी इनकम और अपनी इनकम जोड़ के ये एनालिसिस करना चाहते हैं? Yes. ठीक है, परफेक्ट। तो हम दोनों की इनकम जोड़ के करेंगे एंड उसी के चलते करते हैं। ओके, सो आई विल हैव अ बंच ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। सबसे पहले हम इनकम से शुरू करेंगे। आपकी प्रिडिक्टेबल मंथली सैलरी कितनी है राहुल, आफ्टर टैक्स एंड एवरीथिंग? टैक्स तो मैं बाद में पे करता हूँ, इसलिए सैलरी अभी 580। तो 5,80,000 इज योर पर मंथ सैलरी। एंड आपकी वाइफ की सैलरी कितनी है? 70,000। परफेक्ट। इस पे आप बोल रहे हैं कि टैक्स जो है वो आप बाद में पे करते हैं बिकॉज फ्रीलांसर इनकम है, तो आई एम अज्यूमिंग दैट दिस विल गेट पेड लेटर ऑन। आपको कुछ अप्रोक्सीमेट आइडिया है कि आप टैक्स ब्रैकेट कितना ऑन एन एवरेज आता है? 20%, 22? Yes, 8 to 10 लाख। ओके ठीक है, तो वी विल अज्यूम देन हाँ अप्रोक्सीमेटली उतना ही होगा, तो 22% करते हैं। सो नेट लेके चलते हैं बिकॉज दैट विल बी व्हाट वी विल यूज इन आवर कैलकुलेशन। आपकी वाइफ भी फ्रीलांस करती है कि वो जॉब करती है? वो जॉब करती है, उनका भी वर्क। ठीक है, तो ओके वंडरफुल। तो ये जो 70,000 है ये उनका टैक्स डिडक्टेड आता होगा, करेक्ट? ओके ठीक है। तो एंड इसके अलावा कोई और इनकम फैमिली में? फैमिली में नहीं है, लेकिन रेंट आता है मुझे 40K का। अच्छा ओके ठीक है, तो आपके पास एक फ्लैट भी है जिसमें आपका एक 40,000 का रेंट आता है। मेरे 2 फ्लैट है पुणे में। अच्छा, 1 बेड। तो ओके, एंड ये 40,000 दोनों फ्लैट को मिला के है? ओके ठीक है, वंडरफुल। इसकी मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताएंगे? दोनों घर की मिला के अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू होगी? अराउंड 1 crore। ओके, आपकी टोटल फैमिली इनकम करीब 5.5 लाख रुपए है आफ्टर टैक्स और एडजस्टिंग फॉर टैक्स, जिसमें आपका खुद का इनकम है, वाइफ का इनकम है एंड आपकी रेंटल इनकम है। हाँ, एक इंटरेस्ट कंपोनेंट है 13K इंटरेस्ट। अच्छा ओके, तो ये आपकी इंटरेस्ट इनकम है। ये आपने कोई एफडी कराई हुई है, कुछ है, क्या है? P2P इन्वेस्टमेंट में। ओ P2P है। P2P में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, इंटरेस्टिंग। ओके, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है? 40 लाख। 40 लाख, वाह। ओके, एंड इसमें से आपका 13,000 रुपए पर मंथ इंटरेस्ट इनकम आता है, विच 30। ओके, एंड ये आपका अगेन टैक्स होगा, दिस टैक्स विल बी 30। ओके ऑलराइट, परफेक्ट, ठीक है। और कुछ चीज? ओके, अब आपके एक्सपेंसेस पे फोकस करते हैं। बताइए मुझे बड़े बड़े खर्चे क्या क्या हैं राहुल? सबसे पहले कोई लोन चल रहे हैं आपके? लोन चल रहा है, होम लोन है 18K और 12K। तो सबसे पहले ओके, सो एक है 18K का लोन एंड एक है आपका 20K का लोन, ठीक है। इसकी मुझे वैल्यू बताइए। पहला जो 18K का लोन है उसका कितना लोन था, कितने साल का था, कितने साल हो चुके हैं, कितने इंटरेस्ट पे है? उसका अराउंड 20 लाख लोन था वो। ओके, उसके 5 साल हो चुके हैं अभी। और ओके, 15 साल का था। 15 साल का है, तो इसमें से 5 साल हो चुके हैं। एंड कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है? 8.60। 8.6% ROI। ओके लवली। और जो दूसरा 20,000 का है? 24 का है वो। ओके, वो 27 लाख का था। ओके, अच्छा वो 27 लाख का था, ठीक है। ओके, 27 लाख का है। कितना टाइम हो चुका है इसको? तकरीबन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स हो गया, ओके। एंड कितना लंबा लोन है? 15 साल का ही? 20 साल का है। 20 साल का, ओके। 20 years लोन। और रेट ऑफ इंटरेस्ट? 8.75। ओके ठीक है, परफेक्ट। तो ये आपके 2 लोन हो गए। और बताइए। और कार लोन है सर 26K का। ओके, कार लोन है 26K का। ये बताइए कितना लोन है, कितना हो चुका है? 11 लाख का लोन था, 4 साल के लिया था, उसका भी 1-1.5 साल बचा है। ओके, तो 1.5 years लेफ्ट, ठीक है। तो ये तो जल्दी निकल जाएगा, ऑलराइट। और बताइए।
बाकी फैमिली का खर्चा है कुछ 50,000। हाँ जी, हाँ जी, एक कितना होता है? 50,000। ओके, 50,000 वो हो गया आपका, ठीक है। और बताइए। बाकी कुछ नहीं। ओके, आपकी बेटी ने स्कूल जाना शुरू कर दिया अभी, प्री स्कूल में या कुछ? नहीं, अभी तक तो नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो उसका भी एक खर्चा आने वाला होगा वेरी सून, जिसके लिए हमें अकाउंट करना होगा, बट वील टेक दैट। सो लेट्स से प्लान्ड एक्सपेंसेस और होंगे, एंड लेट्स अज्यूम दैट एज वेल। ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो क्योंकि आप काफी बड़ी सैलरी अर्न करते हैं एंड आपके खर्चे काफी लिमिटेड हैं, आप घर पे हैं, छोटे टाउन में भी हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी थोड़ा छोटा होगा, कम होगा, सॉरी। तो जो बाकी पैसा आपके पास आता है, यूजुअली आप उसको कैसे यूज करते हैं महीने में? लाइक बैंक में रखते हैं, एफडी करा लेते हैं, P2P कर लेते हैं, क्या होता मैं ईयरली गोल रखता हूँ। है? ओके, लाइक अभी ये साल, ये फाइनेंशियल ईयर के लिए मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट गोल रखा है 50 लाख का। तो ओके, 4 लाख में वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और जो ओके, बचता है वो P2P कर देता हूँ, जो कि मुझे ओके, टैक्स या उसके लिए काम आता ओके, गॉट इट, गॉट इट, ठीक है, ऑलराइट। अभी आपके पास बैंक में कितना पैसा होगा? है। और भाई 40 लाख P2P में है, बैंक में ज्यादा नहीं। ओके, ठीक है, ऑलराइट। सो बैंक में भी कुछ नहीं है, P2P जो है वो 40 lakhs का है, वो वहां पड़ा हुआ है, एब्सोल्युटली फाइन। ये P2P आपने कितने टाइम का रखा हुआ है? वो शॉर्ट टर्म के रखता हूँ मैं, 3 महीने, ओके, 6 महीने, या एक अच्छा, साल, कुछ 1 साल का भी। ठीक है, ऑलराइट, साउंड्स गुड। एंड अभी तक आपकी इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या है? तो घर का तो हम देख चुके हैं, घर की वैल्यू जो 1 करोड़ की है, और उसमें आपको रेंटल इनकम मिलता है, उसके बियॉन्ड क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं? इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको बोला कि ज्यादातर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है। तो हम्म, मेरा ईपीएफ कुछ जाता नहीं, इसलिए मैं ईपीएफ में फुल इन्वेस्ट करता हूँ 1.5 लाख। मेरा 1.5 लाख और वाइफ का 1.5 लाख। तो पीपीएफ आपका 3 लाख, तो मतलब 25,000 रुपए महीना पीपीएफ अप्रोक्सीमेटली जाता है, ठीक है। और SSY, सुकन्या समृद्धि योजना है, ओके, 1.5 लाख। ओके, योजना, उसमें भी आप मैक्स आउट करते हैं तो 12,500 वो जाता है, ठीक है। और एनपीएस में डालता हूँ एनपीएस में कितना डालते हैं? 50,000 50,000, ये पर मंथ? पर ईयर। ठीक, पर ईयर, ओके, तो 50,000 पर ईयर डालते हैं, ओके। कुछ और हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, मेरा ये अगला सवाल आने ही वाला था कि आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं है, एंड आई एम ग्लैड कि आपके पास है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में कौन कौन कवर्ड है? करंटली वाइफ में और डॉटर है, लेकिन ये साल ठीक है, पापा और मम्मी को बेर करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। कितने का इंश्योरेंस है? 25,000। नहीं, वैल्यू कवर कितना है? उसका आई थिंक 20 लाख या 25 लाख का। ओके, ठीक है। एंड देन लाइफ इंश्योरेंस बताइए, लाइफ इंश्योरेंस कितना कवर कितना है? उसका LIC का है 21 लाख का है शायद, वो मतलब सम एश्योर्ड उसका 12 लाख है, ओके, जो रिटर्न आने अच्छा, वाला है 20। आपने अश्योर्ड प्लान लिया हुआ है, ओके, ऑलराइट। एंड उसमें कवर आपको कोई आइडिया है कि शायद नहीं है? नहीं। ओके, परफेक्ट, काफी चीजें हमने कवर कर ली, थैंक यू फॉर बीइंग सो डिटेल्ड, क्योंकि ये बहुत अच्छे से क्लैरिटी देगा कि कैसा जाएगा। तो ये इसका पूरा टोटल पर मंथ के हिसाब से, जबकि काफी पेमेंट्स आप ईयरली करते हैं, काफी वन टाइम पेमेंट होती है जैसे ट्रैवल वगैरह ये सब, बट अगर हम उसको पर मंथ के हिसाब से देखेंगे तो करीब 2,10,000 रुपए की आपकी महीने की पेमेंट आती है। इसमें हम थोड़ा सा और मिसलेनियस ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास बफर काफी है, एंड लेट्स अज्यूम कि उसमें हम 10% ऐड कर देते हैं, तो टोटल आई वुड अज्यूम दैट 2,30,000 रुपए मोटा मोटा आपका महीना का खर्चा होगा, और यू हैव टू कीप असाइड फॉर ऑल द एक्सपेंसेस दैट यू हैव। इसमें मैंने करीब 25,000 रुपए का प्लान्ड एक्सपेंस भी डाला है फॉर योर डॉटर गोइंग टू स्कूल, विच विल हैपन वेरी सून। तो उनका प्री स्कूल है, जो भी, सिर्फ स्कूल का फीस तो नहीं इतना ज्यादा होगा, लेकिन जो भी होगा, यूनिफॉर्म, बस, ये सब वगैरह वगैरह, तो वो सब भी डाला हुआ है। तो यू आर लुकिंग एट अराउंड 2,30,000। एंड इसके बाद अगर हम एक्सेस देखते हैं, तो फ्रॉम द मंथली इनकम विच यू हैव स्टेटेड, जो है करीब 5,70,000 रुपए, आपके पास करीब 3,40,000 रुपए का बफर या एक्सेस बनता है, विच इज अ रियली रियली हेल्दी अमाउंट। क्या आपका फ्यूचर का प्लान अपने इमीडिएट फैमिली के लिए एक घर खरीदना है, या आप इसी घर में अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं?
एक तो शॉर्ट टर्म गोल है कि एक और 1 बेड अपार्टमेंट ले लो 50 lakhs का। ओके और नेक्स्ट 4 to 5 years में एक घर लेना है पुणे में, ताकि ओके डॉटर के जीते वार्षिक। ओके, गॉट इट गॉट इट। आपको रियल एस्टेट का बड़ा शौक है। वही आपका ओपिनियन जानना था, क्या से रहेगा। मैं आपको आपको पक्का से अपना एक ओपिनियन दूंगा, बहुत अच्छे से दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं राहुल, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, सो दैट यू हैव अ आइडिया ऑफ कि आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। देन वी विल कम टू कि बाकी का जो पैसा डिप्लॉय करना है वो कैसे कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद रियल एस्टेट पहले। तो रियल एस्टेट में आपने बताया कि आपके जो 2 घर हैं पुणे में, उनका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए है। आपको टैक्स काट के ऑन अ ईयरली बेसिस करीब 3,36,000 रुपए मिलता है। मतलब रेंटल यील्ड कि आपका जो कैपिटल डिप्लॉयड है वो आपके लिए कितने अच्छे से काम कर रहा है, दैट इज अराउंड 3.36%, विच इज नॉट बैड बाय द वे, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट दैट यू वुड सी इन द कंट्री। एंड क्योंकि पुणे एक बहुत ही वर्किंग सिटी है, बहुत यंग लोग वहां रहते हैं, बहुत बाहर से लोग आते हैं, सो देयर इज अ वेरी नाइस चर्न ऑफ रेंटल दैट कम्स इन। लेकिन अगर आप इसको एक एब्सोल्यूट लेवल पे देखेंगे 3.36%, एंड अगर आप ये भी अज्यूम करेंगे, क्योंकि ये घर आपने जैसे लिया हुआ है, पहले वाले घर के बारे में बात करते हैं, जो आपने 18,000 रुपए होम लोन वाला जो घर है, जो आपने 5 साल पहले लिया था होम लोन लेकर, वो आपने कितने का घर लिया था, कुछ आइडिया है? 36 lakhs में। 36 lakhs में, ठीक है। अभी उसकी कितनी वैल्यू होगी, कोई आइडिया? उसकी 50 lakhs अभी। 50 lakhs होगी, ठीक है। तो ओवर द कोर्स ऑफ 5 years इट हैज गिवन यू एन एवरेज रिटर्न ऑफ 7%, 6.8% टू बी प्रिसाइज, ठीक है। अब ये 6.8% जो है, इस पे भी आपका एक कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अभी मान के चलते हैं कि वो 12.5% ही है, क्योंकि अभी रियल एस्टेट थोड़ा सा एम्बिगुअस है, लेकिन मान के चलते हैं, सो दैट कम्स टू अराउंड 6%। दिस इज पोस्ट टैक्स, अगर आप कल को कभी भी इसको बेचते हैं। तो ये 6% में अगर आप 3.36% जो आपका रेंटल यील्ड है वो ऐड कर देते हैं, यू आर मेकिंग 9.3%। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप 9.3%, ये है पोस्ट टैक्स, ठीक है, सो इट्स नॉट बैड बाय द वे, लेकिन क्या आप इस 9.3% से ज्यादा कमा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, जो आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है, क्या आपको फिर से ऐसे ही रियल एस्टेट में डालना चाहिए, जहां आप फिर से करीब 9 to 10% पोस्ट टैक्स कमाएंगे? एंड देन क्वेश्चन नंबर 3, आपके कैपिटल को वो किस हिसाब से लॉग इन करता है? क्योंकि अभी क्या प्रॉब्लम है, आपका लोन जो है राहुल, वो तो रियल है, क्योंकि आपकी तनख्वाह अच्छी है तो आपको वो लोन इतना हिट नहीं करता है। क्या अगर लगता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं 40,000 रुपए पर मंथ रेंटल कमा रहा हूं और मैं सिर्फ 38,000 रुपीज रेंट दे रहा हूं, लोन दे रहा हूं ईएमआई का, तो ये तो बहुत बढ़िया है, मेरा घर तो फ्री में बन रहा है। लेकिन वो तरीका नहीं होता है सोचने का। तरीका होता है कि आपने कितना डाउन पेमेंट किया, वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आपका कितना कैपिटल लॉक इन हो गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कल को अगर आपको ये पैसा चाहिए होगा तो आपको रातों रात मिल जाएगा। आपको पहले बायर ढूंढना होगा, उसके साथ नेगोशिएट करना होगा, फिर उनको 2-3 महीने देने होंगे पेमेंट के, फिर आपको ब्रोकरेज की फीस देनी होगी, फिर आपको और कुछ चार्ज देना होगा, वो सारी चीजें भी होंगी। एंड उस सब के बावजूद आप 9.3% कमा रहे हैं ऑन योर कैपिटल। सो इफ यू थिंक अबाउट इट, रियल एस्टेट जो आप कर चुके हैं, क्योंकि आप एक अच्छे फेवरेबल पोजीशन में हैं, आई वुड से इज इनफ। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं इससे ज्यादा 1.5 2 बेडरूम के कमरे नहीं खरीदूंगा, क्योंकि आपके पास एक टाइम फ्रेम है 10 साल का रिटायर करने का। मैं उस 10 साल में अपना जो एक्सेस कैपिटल है उसको अच्छे से मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा, सो दैट आई गेट अ फेयरली डिसेंट रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डज दिस मेक सेंस? ठीक है, तो मेरा पहला सजेशन, मतलब पहला व्यू ऑन रियल एस्टेट है। सेकेंड व्यू है मेरा P2P में। अब P2P भाई सिंपल सी बात है, पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे इंसान को लोन दे रहे हैं जिसको आप जानते नहीं हैं,
एक ऐसे इंसान को लोन दे रहे हैं जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में आपको पूरा पता नहीं है, एंड आप पूरे का पूरा भरोसा उस प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं जो प्लेटफॉर्म ये P2P एक्सचेंज फैसिलिटेट कर रहा है। कल को खुदा ना खास्ता इस प्लेटफॉर्म को कुछ हो गया, whatever the case may be, और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो फ्रॉड होगा, जेन्युइन केस भी हो सकता है, लेकिन अगर हो गया तो आपके पूरे के पूरे वो 40 लाख रुपए फंस गए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये रेगुलेटेड है, ऐसा नहीं है कि ये सरकार बैक्ड है। अगर ये अमाउंट 4 लाख रुपए होता ना तो मैं बोलता हूं कोई बात नहीं, यू हैव इनफ टू प्ले विथ, दैट्स ओके। पर 40 लाख रुपए अगर आपका मैं टोटल नेटवर्क देखूं, नेटवर्थ आपका अभी करंट वैल्यू पे 1 करोड़ रुपए आपके घर हैं, 30 लाख रुपए के आपके स्टॉक हैं, 40 लाख रुपए का आपका P2P इन्वेस्टमेंट, मतलब 1.7 करोड़ इज आवर एसेट। लाइबिलिटी क्या है? आपके 3 लोन जो चल रहे हैं जो आपको चुकाने हैं, 20 लाख का, 27 लाख का, 11 लाख का। इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो मोटा मोटा 60 लाख या 60 से थोड़ा कम बैठता है। मतलब आपका नेटवर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.1 करोड़ राइट नाउ। उसमें से 40 लाख रुपए विच इज क्लोज टू 40% अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टमेंट में डालेंगे जहां रिस्क ज्यादा है, आई वुड पर्सनली नॉट डू दैट, ओनली बिकॉज इट्स नॉट रेगुलेटेड, ओनली बिकॉज वो पैसा कभी भी फंस सकता है। तो वो 30,000 रुपए के लिए मैं वो गैम्बल नहीं करूंगा। ये मेरा पर्सनल टेक है। सो आई वुड नॉट पुट दैट मनी इन P2P, क्योंकि लगता तो वो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है लेकिन है नहीं। नंबर 3 पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑन योर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। तो PPF हो गया, सुकन्या हो गया, NPS हो गया। दिस इज हेल्दी बट यू आर ओनली डूइंग द बेयर मिनिमम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए कर रहे हैं, बट यू हैव टू थिंक ऑफ दिस एज अ फाउंडेशन फॉर योर प्रेडिक्टेबल इनकम या प्रेडिक्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। तो जिस चीज से आप P2P को देखते हैं कि वो यार वाह ऑलमोस्ट 8-9% आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, तो अगर कोई भी सरकार बैक चीज आपको 7-7.5% के करीब देती है, आपको बिल्कुल उसके अंदर अपने एक फाउंडेशन बनानी चाहिए, सो दैट यू हैव दैट कवर्ड विथ 0 रिस्क या नियरली 0 रिस्क, एंड आप अपनी पूरी डिप्लॉयमेंट को 0 रिस्क या लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क में देखेंगे। एंड आपको पता है कि चाहे जो भी हो जाए मार्केट में, आपका लो रिस्क या 0 रिस्क बढ़ता रहेगा, मीडियम रिस्क थोड़ा बहुत बढ़ेगा, हाई रिस्क बहुत लंबे ड्यूरेशन में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन छोटे ड्यूरेशन में बहुत रिस्की हो सकता है, एंड यू विल प्ले इट अकॉर्डिंगली। सो मेरे 3 व्यूज, रियल एस्टेट मेरे हिसाब से जितना आपको करना चाहिए था आपने कर दिया है, 1 करोड़ के एसेट बना लिए हैं, उसका लोन जब चुक जाएगा वो तो बहुत जल्दी आपको चुकाना भी चाहिए। यू शुड नॉट बाय एनी मोर रियल एस्टेट, डेफिनेटली नॉट ऑन अ लोन। आपके जो भी P2P इन्वेस्टमेंट्स हैं, आई वुड नॉट पर्सनली डू दैट, मैं उनको कहीं और रेगुलेटेड इंडस्ट्री में डिप्लॉय करूंगा। एंड नंबर 3, जो आपके ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको मैं थोड़ा और बढ़ाऊंगा टू मेक श्योर दैट वी कवर द एंटायर बेस। सो नाउ लेट मी गिव यू अ सजेशन ऑफ हाउ दैट कुड वर्क। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 5, 10 और 15 साल का एक व्यू लेंगे। ठीक, मुझे ये पता है कि आप 10 साल के अंदर रिटायर करना चाहते हैं, बट लेट्स से अगर आप एक 5, 10, 15 साल का एक व्यू ले लेंगे तो चीजें कैसे बदलेगी। फर्स्ट थिंग विल बी आपका जो P2P इन्वेस्टमेंट वाला 40 लाख का जो वो है इन्वेस्टमेंट है, आपके महीने की जो एक्सपेंसेस हैं वो हमने देख लिया है इज अराउंड 2,30,000 रुपीज। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड डू इज, क्योंकि आपके बैंक में अभी कोई भी कैश नहीं है एंड आपके पास हमेशा एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आई वुड पर्सनली क्रिएट अ 15 लाख इमरजेंसी फंड, 15 लाख का एक इमरजेंसी फंड। एंड इस 15 लाख को मैं एक सिंपल बैंक FD में डालूंगा, एक ऐसा FD जो मैं कभी भी तोड़ सकता हूं, डालूंगा मैं 3 साल के लिए, लेकिन कभी भी अगर चाहिए होगा तो उसको मैं तोड़ के जितना भी इंटरेस्ट कमा लिया होगा, इट इज नॉट टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट टू ग्रो दैट अमाउंट, इट इज सिंपली कि कभी ना कभी जिस भी पॉइंट पे पैसे की जरूरत हो मेरे पास ये पैसा होना चाहिए। खासकर इसलिए क्योंकि आप एक फ्रीलांसर है, क्योंकि आप
का इनकम जो है, वाइल इट इज वेरी सिक्योर राइट नाउ, कुछ भी हो सकता है, एंड यू शुड हैव दैट बैकिंग। तो 15 लाख का एक इमरजेंसी फंड आपके पास आपके बैंक में एक एफडी के रूप में हमेशा होना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड डू। सेकेंड, लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है दोस्त, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके खर्चे काफी हैं, आपका लोन्स हैं, हाँ आपकी इनकम अच्छी है, लेकिन क्योंकि आपके कमिटेड एक्सपेंसेस हैं हर महीने के लिए, आपका और आपकी वाइफ दोनों का लाइफ इंश्योरेंस कवर बहुत अच्छा होना चाहिए। जो एक गलती आपने करी है वो ये है, आपने इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीदा है, एंड दैट इज नॉट द राइट वे टू थिंक अबाउट इट। इंश्योरेंस को सिर्फ इंश्योरेंस के रूप में देखना होगा राहुल। तो माय सजेशन, आप जल्द ही, क्योंकि 32 इज राउंड अबाउट द राइट एज टू डू दिस, आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे फॉर 30 years, both for your wife and yourself. टर्म इंश्योरेंस क्या होगा? टर्म इंश्योरेंस इज, आप प्रीमियम भरते हैं हर साल, जो कि एक फिक्स्ड प्रीमियम होगा अगले 30 सालों के लिए, एक कवर के लिए भरते हैं, और वो कवर क्या होगा कि अगर आपकी लाइफ या आपकी वाइफ की लाइफ को कुछ भी हो जाता है, देन द नॉमिनी विच विल बी द टू ऑफ यू फॉर आइदर साइड्स, उनको वो टोटल अमाउंट मिलेगा। एंड माई रिकमेंडेशन, एट योर इनकम you should have a 5 करोड़ का कवर and your wife should have a 1 करोड़ का कवर। तीसरा, जो आपका 40 lakhs P2P है, अगर आप मेरी बात में थोड़ा सा भी सच या समझ ढूंढ पाए और वो P2P आपने नहीं किया, तो 15 लाख रुपए तो हमने इमरजेंसी फंड में डाल दिए, बाकी जो 25 लाख रुपए बचेंगे उसको हम लमसम डिप्लॉय करेंगे। एंड इसको कैसे डिप्लॉय करना है? हम 12 लाख रुपए वन टाइम डिप्लॉय करेंगे एज लमसम, और बाकी के जो 13 लाख, और बाकी के जो 12 लाख रुपए बच जाएंगे वो 1 लाख रुपए की SIP शुरू करेंगे फॉर 12 months। एंड ये जो 1 लाख रुपए की SIP होगी, दिस विल बी इन व्हाट इज कॉल्ड अ निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड। ये भारत की जो टॉप 50 कंपनियां हैं लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें इन्वेस्ट करता है। तो आपको पता है कि आपका पैसा इन 50 कंपनियों में कहीं ना कहीं सुरक्षित है। हाँ, उतार चढ़ाव होता रहेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज गिवन प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स ऑफ अबाउट 12%, which for this amount over a long period of time is a really good place to be in। फोर्थ चीज, जो आपके 30 लाख रुपए के स्टॉक्स हैं उसको आप छूइए मत, वैसे के वैसे ही रखिए, एंड होपफुली दे विल कंटिन्यू टू ग्रो। ये लिक्विड पैसा है, आपने होपफुली अच्छे ढंग से वो स्टॉक्स चुने होंगे, सो वी आर गुड देयर। एंड देन लास्ट, जो आपका एक्सेस है, सो एवरी मंथ यू हैव अ एक्सेस ऑफ करीब 3,40,000 रुपए, इसको भी आपने यूज करना है। इसको अब आप कैसे यूज करेंगे? तो डिप्लॉय 3.4 lakhs एवरी मंथ। तो सबसे पहले 50K शुड गो इनटू योर ट्रेडिशनल सेविंग्स। तो कोई भी ट्रेडिशनल सेविंग जो आप चूज कर सकते हैं, आपने PPF को मैक्स आउट कर दिया है, NPS में डाल दीजिए, NSC में डाल दीजिए, कहीं भी और जहां आपको पता है कि एक प्रेडिक्टेबल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ज्यादा मत एक्सपेक्ट करिएगा, दिस विल बी अराउंड 6.57% मैक्सिमम, बट इट विल कीप ग्रोइंग। तो नेक्स्ट 1.5L विल बी इन द निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड। देन नेक्स्ट 1L विल बी इन अ मिड कैप म्यूचुअल फंड, एंड देन अबाउट 50K विल बी इन द स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो अगर ये सारी चीजें चल गई एंड आपके जो स्टॉक्स हैं वो भी अराउंड 12% पे ग्रो कर गए, लेट्स सी हाउ डू दीज थिंग्स शेप अप इन 5, 10 एंड 15 years। ये सब करके 5 साल बाद आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस अप्रोक्सीमेटली 3,90,00,000 रुपए होगी। आज की डेट में उस पैसे की वैल्यू करीब 2,90,00,000 है। 10 साल तक अगर आप इसी अप्रोच में चलेंगे
तो आपके पास टोटल कॉर्पस 10.5 करोड़ रुपए होगा, जिसकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू मतलब आज के पैसे के हिसाब से हैसियत या औकात 5.85 करोड़ रुपए होगी। अगर आप ये 15 साल तक कर लेते हैं, लेट्स से यू डिले योर रिटायरमेंट और फॉर व्हाटएवर रीजन यू चूज टू, तो आपके पास टोटल कॉर्पस करीब 23.5 करोड़ रुपए होगा, जिसकी आज की डेट की इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू करीब 9.75 करोड़ रुपए। अगर आप इस प्लान के अनुसार चले राहुल, और अगर आप जब आप रिटायर करेंगे 45 साल की उम्र में, हर महीने 3 से 4 लाख रुपए निकाल सकते हैं एंड आपके पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। ये 3 से 4 लाख रुपए आज की डेट के हिसाब से, मतलब आज जो 3 से 4 लाख रुपए की हैसियत या औकात है, वो पैसे आप हर महीने निकाल पाएंगे एंड यू विल नेवर रन आउट ऑफ मनी। दिस इज द पावर ऑफ डूइंग इट फॉर 10 years। मतलब 42 तक अगर आपने कर लिया, आपके पास 10.5 करोड़ रुपए एंड वो आपकी पूरी जिंदगी को संभाल लेगी। थैंक यू सो मच। क्या में टारगेट था वही भी अराउंड 10 शेयर के आसपास ही था, और नेक्स्ट 10 years में 10 साल में आप बहुत अच्छे से 10 करोड़ के वैल्यू तक पहुंच सकते हैं, लेकिन करंट रियल एस्टेट और ट्रेडिशनल सेविंग्स के रूट से नहीं, आपको स्टॉक मार्केट में जाना ही पड़ेगा। उसमें भी जैसे मैंने बताया, अच्छे से अपने रिस्क को डिवर्सिफाई करिएगा, थोड़ा सा निफ्टी 50, थोड़ा सा मिड कैप, थोड़ा सा स्मॉल कैप, एंड यू शुड बी गुड। ठीक है, ऑलराइट मैन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट राहुल, टेक केयर। थोड़ा लंबा कॉल हो गया, बट आई एम ग्लैड दैट वी वेंट थ्रू दिस, एंड ऑल द बेस्ट विद एवरीथिंग। ये एक्सेल शीट में आपके साथ शेयर करूंगा, एंड प्लीज इसको एग्जीक्यूट करने से पहले एक प्रोफेशनल की मदद लीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड टू शेयर एनी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। मैं सिर्फ मदद के रूप में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बिफोर मेकिंग एनी सच स्टेप, कंसल्ट अ प्रोफेशनल। ठीक है राहुल, थैंक यू सो मच अंकल। All the best, man. Take care. God bless you and your family. All the best. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।